हेलो ट्रेडर, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप सभी यह वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप सभी मार्केट को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो मेरा जो क्लास है 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो आज मेरा ये तीसरा क्लास होने वाला है जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ मार्केट एनालिसिस के बारे में कि आप जब भी मार्केट में नए आते हैं तो आप मार्केट की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और वहाँ एनालिसिस के बेस पर आप कैसे अपना ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप सभी हमारा पहला वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने अपने प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको पेस्ट कर रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करें मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मार्केट एनालिसिस होता क्या है, तो सिंपल से भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप कोई मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट बाई करते हैं, यानी वस्तु आप बाई जब करते हैं तो पहले उसका प्राइस देखेंगे कि प्राइस है क्या, फिर प्राइस के हिसाब से फिर उसका देखेंगे कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, फिर उसके बाद आप तय करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बाई करना है या नहीं करना है। तो उसी प्रकार जब हम शेयर मार्केट में आते हैं, हम किसी भी शेयर को बाई करते हैं या स्टॉक्स को बाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बस 2 एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका काम चल जाएगा। आप सारे एनालिसिस धीरे धीरे सीख पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आप सारे एनालिसिस के बारे में बताने लगा तो यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि एनालिसिस तो कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस बताऊं तो फंडामेंटल के अंदर भी कई एनालिसिस होते हैं। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस बताऊं तो उसके अंदर भी कई एनालिसिस होते हैं। जैसे हम बात कर ले इंडिकेटर के बारे में और कैंडलस्टिक्स के बारे में, अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे एनालिसिस हो जाएंगे, लेकिन मैं 2 कॉमन एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि होने वाला है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखें फंडामेंटल में तो वो कंपनी करती क्या है, यानी कंपनी कौन सा प्रोडक्शन करती है, उसका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद तो यहाँ पर देखेंगे जो टाटा मोटर्स है वह क्या बनाती है, कार बनाती है, यानी इंजन बनाती है। क्या बनाती है, इंजन बनाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टाटा मोटर्स कार भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बस भी दिख रहा है। जैसे इसको और आगे करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट टाटा मोटर्स के, यहाँ पर अबाउट में देखेंगे तो जो जो कंपनी करती है वो सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे टाटा मोटर लिमिटेड इज अ ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये क्या है कि जो टाटा मोटर्स है ये पूरे ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में काम करती है। यानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी डिटेल दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रेड करने वाले हैं ना तो वो ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं। और बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना उसमें बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे बस मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि आप अभी नए हैं। अगर आपको मैं सभी चीजें बताने लगूँ ना तो बहुत लंबी वीडियो ये हो जाएगी और बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हम सीखेंगे क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे चल के वहां पर सीखेंगे ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी सभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद ऑल इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, यहाँ पर कैंडल स्टिक कैसे काम करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में सीखेंगे जो कि आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आते हैं। तो इन सभी चीजों को सीखेंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करें। तो टेक्निकल एनालिसिस में आज हम यही सीखने वाले हैं, क्योंकि आप जब भी मार्केट में पहली बार आते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है। बस आते हैं कि मार्केट में बस हम आ गए, तो फिर मार्केट में हम बस थोड़ा बाई और सेल करना सीख ले और हमें कहां पर बाई करना है, कहां पर सेल करना है, ये चीजें सीख लेते हैं। तो फिर मार्केट में थोड़ा से आप जान जाते हैं कि मार्केट में कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है, और वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल पाते हैं। आप धीरे धीरे मार्केट को सीख पाएंगे। मैं आपको सभी चीजें एक दिन में नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं कैंडल स्टिक और इंडिकेटर के बारे में मेरा एक पूरा क्लास आने वाला है, जो कि आपने यहाँ पर कोर्स में देखा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि अभी हमारा जो चल रहा है मार्केट एनालिसिस। अगर उसके बाद हम बात करें अगले वीडियो के, तो यहाँ पर हमें होने वाला है कि हाउ टू ट्रेड, यानी हमने एनालिसिस तो कर दिया, यानी जो कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कब बाई करना है, कैसे बाई करना है और कैसे हमें अपना टारगेट अचीव करना है और हमारा क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये यहाँ पर हम सीखेंगे कहां पर, हाउ टू ट्रेड में सीखेंगे। ये आपको मैं लाइव सिखाऊंगा कि हमें कैसे बाई करना है और कैसे अपना स्टॉप लॉस, प्रॉपर वे स्टॉप लॉस और प्रॉपर वे टारगेट लगाना है। तो हाउ टू ट्रेड में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, जिसमें होता है बुलिश पैटर्न, होता है बियरिश पैटर्न। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इंडिकेटर एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये आ जाता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये हम थोड़ा से बाद में सीखेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको सभी चीजें एक दिन में नहीं सिखा पाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि अगर मार्केट में आप नए नए इंटर होते हैं तो मार्केट में आपको कैसे मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए और अपना पोजीशन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका भी
भी चार्ट ले ले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर इंडेक्स का ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी अगर यहाँ पर आए होंगे तो ज्यादातर लोग आए होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के ही लिए आए होंगे। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि आप स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको देखो जो स्टॉक्स में सिखाया वही इंडेक्स में भी अप्लाई होता है, जो इंडेक्स में सिखाऊंगा वही स्टॉक्स में भी अप्लाई होता है। तो दोनों क्या है ना, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इंडेक्स में बता रहा हूं तो ये स्टॉक्स में नहीं काम करेगा, स्टॉक्स में बता रहा हूं तो ये इंडेक्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो आइए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए कि जिससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सके और मार्केट में एक सही जगह यानी एक प्रॉपर जगह पर हम बाई कर सके और सेल कर सके मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखें ना तो हमें कुछ इस प्रकार का चार्ट दिखता है और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको सर्कल मेरा दिख ही रहा होगा। तो इसको पहले हम चेंज कर लेंगे यूक्लिड टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आ जाएंगे यूक्लिड टाइम फ्रेम में, हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही यूक्लिड टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं तो हमारा जो है ना कुछ इस प्रकार का चार्ट दिखाई देगा, यानी जो ये हमारा कैंडल स्टिक है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। हम जब भी टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना तो मार्केट में जो कैंडल स्टिक है ना ये हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर अब हम डेली में कर लेते हैं, देखो अगर हम डेली में कर लेंगे तो ये चेंज हो गया, देखो मार्केट का जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। इसको हम 1 आवर में चेंज करते हैं ना तो देखो, तो इसी हम ना देखो ज्यादातर अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो हमें वीकली पर जाना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसका जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज करके देखेंगे कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर मिल रहा है। यहाँ पर आ गए, हम इसको चेंज कर लिए और इस्तेमाल करते हैं, इस चार्ट को इस्तेमाल में देखते हैं तो हमें चार्ट कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर नीचे करके यानी धीरे धीरे ऊपर के साइड में जा रहा है। ऊपर के साइड में जाते जाते यहाँ पर एक हाई बनाया, यहाँ पर एक हाई बना के फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा, यानी ये जिग-जैग पैटर्न देने लगा। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पर जब मार्केट हाई बनाया तो इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा। तो हमें क्या समझना चाहिए मार्केट में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? तो देखो जब भी मार्केट को यानी ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस, जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आता है ना हमें थोड़ा सा ध्यान बना के बैठना है और हमें मार्केट में तब तक बैठना है जब तक मार्केट ना कुछ इस प्रकार का मूवमेंट न दे। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बना के फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर देता है। तो हमें क्या बनाना है, पोजीशन के ऊपर का पोजीशन, यहाँ पर हमें पोजीशन बना लेना है। यहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने लगेगा तो यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से ट्रेड करेंगे। क्या है कि हमें रेजिस्टेंस यानी हमें रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, हमें मार्केट को कैसे देखना है, कुछ यहाँ पर हम वो चीजें बताए हैं। इसकी बात करें ना बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा से एक आसान तरीके मतलब शॉर्टकट में बता दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद हम चलते हैं डिटेल में। हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करना है ना तो सबसे पहले हम मार्केट को देखेंगे और मार्केट में देखेंगे कि कहां से मार्केट आया है नीचे, फिर वहीं से पुल बैक कर गया है यानी ऊपर के साइड में चला गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कहां ऊपर गया है और कहां से बार बार नीचे गिर रहा है। इस सभी चीजों को देखकर उसी हिसाब से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट देखो यहाँ पर आया और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, तो एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो कि हमें देखने को मिलेगा 22,000 के आसपास, इसको सपोर्ट बोलेंगे। एक सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल गया। अगर हमारा रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट का जो हाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मार्केट हाई लगाया है ये इसी के पास में हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक रैंडमली रेजिस्टेंस लगा लिया जो कि हमारा 24,776 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहाँ नीचे अगर कहीं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहां पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी आपको भी एक यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। अब हमारा क्या होगा, वीकली पर हमने जो था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है डेली पर। ये तो हमें मालूम था कि हमने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे किया, लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं लग पाया होगा। बस आप इतना ही जाने होंगे कि मार्केट जहां से बार बार ऊपर नीचे कर रहा है बस वही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन एक क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ है और कैसे होता है ये सभी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसको चेंज करके देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए अब वीकली से हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर इसे चेंज कर दिया है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चेंज करके देखते हैं ना तो भी देखेंगे तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो एकदम सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है ना, मैंने वहां पर ड्रा किया था और वही चीजें यहाँ पर भी है। और यहाँ पर अगर हम कोई नया सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजिए तो यहाँ पर हमें कोई दिख नहीं रहा है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, अपना टाइम फ्रेम कर लेंगे 1 आवर पर। तो देखो अगर हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहां से बार बार पुल बैक ले रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
कि मार्केट जब भी यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग कितना है 24,500 के आसपास जब भी मार्केट आ रहा है ना, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। तो हम यहाँ पर 24,540 के आसपास पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब भी यहाँ पर आता है यहाँ से ऊपर निकल जाता है, जब भी आता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, जब भी आता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। मार्केट यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन फिर से यहाँ पर बायर एंटर किए और मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत दिन के बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटा है, यानी ये रेजिस्टेंस टूटा है तो यहाँ पर सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा मार्केट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एनालिसिस रहता है जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर था और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है ना एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से एक हम रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट देखो जब भी मार्केट यहाँ पर टच कर रहा है ना, तब यहाँ से मार्केट नीचे चला आ रहा है। अब फिर उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आ जाते हैं अपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, तो मार्केट हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से इसको क्रिएट करने लगते हैं। तो ये यहाँ से अगर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट जब भी इसके लेवल पर आ रहा है, यहाँ पर मार्केट जब भी इस लेवल पर आ रहा है ना, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कर जा रहा है, यानी मार्केट यहाँ से डाउन साइड में चला जा रहा है। तो इन चीजों को देखकर हमें क्या लगता है कि मार्केट में जो एनालिसिस हम जो करते हैं उसी के हिसाब से मार्केट डेली जो है मूवमेंट दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें, अगर यहाँ पर 15 मिनट के बाद में बात करें, क्योंकि हम अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है अगर इंडेक्स में आके, तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता है या तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता है। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि मैंने पहले क्रिएट किया था 1 वीक में और डेली में। तो वही सभी चीजें मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 30 मिनट पर जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए थे वही चीज को फॉलो कर रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है 15 मिनट का कैंडल इसको टच कर रहा है, यहाँ से फिर नीचे आ जा रहा है। अगर यहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लें तब पर भी वही मार्केट करेगा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज किया और मार्केट में देखेंगे तो वही चीज वही मोमेंट आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपको सही से दिखाई दे। अब यहाँ पर देखेंगे तो वही चीजें दिखाई दे रहा है। तो देखो हम जब आते हैं ना ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। मैंने आपको वीकली, डेली और यहाँ पर हावरली और 30 मिनट का कैंडल स्टिक इसलिए दिखाया क्योंकि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना था। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने का कारण क्या होता है कि हमें डिमांड एंड सप्लाई का पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में कहां पर डिमांड हो रहा है, कहां पर सप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना, इस चार्ट को छोटा करके देखते हैं और थोड़ा सा पीछे आने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो पीछे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना तो मार्केट क्या क्या यहाँ ऊपर से, मान लो यहाँ से ऊपर से नीचे आया, नीचे जैसे आया और ये देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर जो है एक बाइंग जोन है। इसी बाइंग जोन से यानी यहाँ से डिमांड होने लगी और मार्केट यहाँ से चला गया ऊपर के साइड में। तो अब हमसे इससे क्या देखने को मिला है, देखो जब भी मार्केट इसके पास आएगा ना तो यहाँ से डिमांड एक होगी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगा, यानी यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। देखो जैसे यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आया ही नहीं, यहाँ से ही बाइंग होने लगा और ऊपर चले गया। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर से डिमांड आने लगी और मार्केट ऊपर चले गया। अगर आपको डिमांड सप्लाई मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, उसी के बेस पर ही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है डिमांड सप्लाई की, तब पर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर आ जाना है टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को चेंज कर लेना है और यहाँ से कर लेना है 1 वीक का। 1 वीक का जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो चार्ट है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको हम चार्ट को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी मिल सके कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट में जैसे कि यहाँ से नीचे से बाइंग हुई, यहाँ पर डिमांड हुआ और मार्केट यहाँ से आया ऊपर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पर डिमांड कम हो गया। देखो मार्केट में अगर आपने डिमांड सप्लाई पढ़ा हो गया तो आपको ये मालूम होगा कि मार्केट हमेशा सीधे वे में नहीं चलता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है तो फिर मार्केट कुछ देर थमता है, फिर थमने के बाद फिर उसके बाद कुछ देर रहता है, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर डिमांड होने लगा, यानी जब मार्केट में यहाँ से डिमांड होने लगा तो फिर से ऊपर चला गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे जैसे ऊपर गया यानी हाई पर गया, फिर यहाँ से क्या होने लगा, सप्लाई होने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, हाई पर आया, मार्केट में बहुत लोगों ने बाई कर लिया, फिर वो क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक करने लगे। तो मार्केट में क्या हो गया, थोड़ा सा सप्लाई आने लगा, फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके नीचे आया। फिर से आप देखेंगे तो वही डिमांड लाइन पर आ गया मार्केट। फिर यहाँ से मार्केट जैसे डिमांड लाइन पर आया ना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। देखेंगे तो मार्केट में अब हमें क्या यहाँ पर देखने को मिला है कि जब भी मार्केट डिमांड लाइन पर आ रहा है वहां से फिर रिजेक्ट करके ऊपर चला जा रहा है।
जो हमारा है सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्रिएट किया हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर्ली सिखाने वाला हूँ। मैंने तो शॉर्टकट में सिखा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्ली मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते क्यों है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। थोड़ा सा मैंने और आगे सिखाया था आपको, तो डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी मार्केट बहुत ज्यादा सस्टेन करके ऊपर गया है। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ से हावरली चेंज किया था, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जिसमें हमें ए रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कुछ इस प्रकार का हमें मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला था। जब भी मार्केट क्या करता है, फिर ऊपर जाता है, इस लाइन को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, इस लाइन को टच करके नीचे आ जाता है। यानी मार्केट यही रेंडमली यही काम कर रहा है। तो इस बेस पर यहाँ पर हम मार्केट में क्या किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किए, फिर यही ट्रेंड हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, कुछ हम चार्ट को, यानी हम चार्ट को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस साइड में मोमेंट देने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक और तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। जैसे मान लो कि ये है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, हम इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना चाहिए, आइए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना है वो सही भी है या नहीं है। तो देखो यहां से हम जब क्रिएट यहां करते हैं ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा क्लियरिटी मिले कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 2500 के पास भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 2500 के पास भी हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, जो कि हावरली टाइम फ्रेम पर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा से, तो यहाँ पर 25,500 के आसपास कर लेते हैं इसको। ये 25,500 किधर गया भाई, 25,500 के पास। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर एक भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और इसको थोड़ा सा हम अगर जूम आउट करके देखते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे 2500 पर, यानी 25,000 पर, सॉरी मैंने बार 2500 यार लिखा जा रहा है, 25,000 पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमें कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इसको जूम आउट करके, तो हमें थोड़ा सा क्लियरिटी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ बीच में कहीं नहीं मिल रहा है। चलो अब यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा से देख लेते हैं कि ऑप्शंस के हिसाब से हमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि हमें ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है और हमें डेली बेस पर ट्रेड करना है, यानी हमें आज बाई करना है, आज ही सेल करना है, हमें ना कि स्विंग ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप स्विंग ट्रेड करके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डेली बेस पर ट्रेड करना है, तो हमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए डेली बेस पर, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें सेंसेक्स के वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर अगर आपने इस वेबसाइट में अगर लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर एंजल ऐप की जरूरत पड़ेगी, या तो ऐप स्टॉक्स की, या तो आपके पास जीरोधा का अगर अकाउंट है तभी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी का भी अकाउंट नहीं है तो आपको एंजल वन का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो ये पेड है। अगर आपका जो अकाउंट है इन सभी ब्रोकरेज में है, यानी इन सभी में से किसी ब्रोकरेज में है, तो आपको जो सेंसेक्स बुल का जो एक्सेस है वो फ्री में मिल जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आप एंजल वन में जाके अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाके क्लिक करके ओपन करिए, फिर उसके बाद यहाँ आके उसी से लॉगिन कर लीजिए। तो देखो एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनालिसिस पर आना है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर हमें खोल लेना है ऑप्शन चेन। जैसे ही ऑप्शन चेन खोलेंगे ना, तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा हमारा ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50, और हमारा निफ्टी 50 चल कहाँ रहा है, जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमारा 24,400 के पास यहाँ पर निफ्टी 50 चल रहा है। और इसको ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर भी देखेंगे 24,350, यानी 24,400 के पास ही है मार्केट। यही अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके हिसाब से क्रिएट करना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन ट्रेड करना है और ऑप्शन ट्रेड में आपको डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए कि आपको जैसे मार्केट में कहां सपोर्ट मिल रहा है, आज के सेशन में कहां पर सपोर्ट मिल रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, इन सभी चीजों को यहां पर आपको देखना होगा। तो देखोगे यहां पर जैसे आओगे ना OI और यहां पर OI चेंज, ये देख रहे हैं आप ना, तो OI चेंज में आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहां पर पैसा कहां लगा है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 24,400 के पास यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने चार्ट पर, यहाँ पर 24,400 का जहां पर हमें मिलेगा, जो भी हमें प्राइस मिलेगा उसी पर हमें एक क्या बना लेना है, एक हमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेना है। 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप इसे छोटा करके देखते हैं ना, तो मार्केट बार बार इसी जगह से आके रिजेक्शन कर रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सॉरी इसको टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम टाइम फ्रेम डेली पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो 24,400 का रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट बार बार यही से आके ऊपर चला जा रहा है, बार बार यही से आके ऊपर चला जा
रहा है। जब इसे मार्केट अभी देखेंगे 24,400 को क्रॉस किया है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो अभी जब अगर मार्केट कल खुलता है तो मार्केट में थोड़ा सा वेट करना है। जब आपको अगर आपके साइड में पोजीशन मिलता है तब आप ट्रेड बनाइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले, हमारा एक जो सपोर्ट था यहाँ पर 24,400 का था। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहां पर लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर हमें, जो कि 24,600 के पास है। चार्ट पर आ जाएंगे और 24,600 का रेजिस्टेंस खोजेंगे। तो 24,600 का रेजिस्टेंस कहां पर है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेली में यहाँ पर 24,600 का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक हम सपोर्ट यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेंगे और इसको हम चेंज कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लीजिए या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो अब यहाँ पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया, यानी हमारा जो ऊपर का है 24,600, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 24,600 है यहाँ पर एक हमें क्या है, हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 24,550 के पास में दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 24,600 के पास 24,400 के पास एक दूसरा यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी यानी 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट का डेली का ओपनिंग देखना है हमें कि मार्केट कहां पर ओपनिंग कर रहा है, मार्केट डेली में कहां पर कितना हाई लगा रहा है और मार्केट कितना लो लगा है, मार्केट का क्लोजिंग, ये सभी देख के हमें उसे पहले मार्क कर लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो जहां पर मार्केट का लो लगा है वहीं पर मार्केट आके क्लोज किया है, यानी देखेंगे मार्केट ने लो यही लगाया और मार्केट लो और मार्केट क्लोजिंग भी यही दिया। तो यही हमारा आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यही सपोर्ट का काम करेगा, ये जो है हमारा। तो अब मार्केट में हमें पोजीशन तभी बनाना है जब मार्केट इसको ऊपर खुले और यहाँ से जब ऊपर जाने लगे तो हमें यहाँ पर अपना पोजीशन बना लेना है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पर कुछ टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट को कैसे क्रिएट करें। तो फिर से आ जाएंगे हम सेंसेक्स बुल पर और यहाँ पर देखेंगे कि हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर वैल्यू यानी सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर कहां पर वैल्यू मिलता है उसी पर हमारा यहाँ पर सपोर्ट होगा। अगर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 47 लाख के आसपास का यहाँ पर प्राइस वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने पर मिल रहा है, 24,300 के पास। तो अब आ जाएंगे हम यहाँ पर अपने चार्ट पर। अब हम 24,300 को यहाँ पर खोजेंगे तो हमारा 24,300 कहां पर है, तो 24,300 कुछ यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये नीचे 24,300 किधर गया भाई, 24,300 यहाँ पर है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दूसरा सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, यानी 47 लाख के आसपास का यहाँ पर इसका वैल्यूम है। तो काफी अच्छा वैल्यूम इसे माना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगर देखते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर वैल्यूम मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है जो 24,500 का है। तो अब हमें 24,500 पर भी एक रेजिस्टेंस बना लेना है जो कि हमारा ऑलरेडी बना ही होगा। यहाँ पर देखते हैं 24,500 किधर गया भाई, 24,500 ऊपर ही है, 24,550 यहाँ पर एक पहले से ही मैंने जो आपको वहां पर रेजिस्टेंस बना के दिखाया था वही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो देखो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में कुछ अपने से यानी कुछ अपना एनालिसिस करके भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं बनाने आता है तो आप सेंसेक्स बुल का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि आप सेंसेक्स बुल को कैसे इस ऑप्शन चैन को देख के अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं एक बार और बता देना चाहता हूं जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जैसे हम सेंसेक्स बुल में आके ऑप्शन चैन खोलते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा मार्केट यानी ऑप्शन। और यहाँ पर देखेंगे अगर हम वाई डाटा देखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो 24,400 के पास है। यहाँ पर अगर देखेंगे 24,400 के पास वैल्यू है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने चार्ट पर और यहाँ पर हम 24,400 पर एक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो हमें कॉल ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर हमें सपोर्ट क्रिएट करना है तो हमें पुट ऑप्शन देखना पड़ेगा। सॉरी मैंने नहीं बताया था लेकिन अभी बता दे रहा हूं। जब भी आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करना है आप ध्यान बना के रखिएगा कि आपको कॉल ऑप्शंस में देखना है। जब भी आपको सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको पुट ऑप्शंस में देखना है। बस इतना ही सी बात जानना है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो रेजिस्टेंस हो गया वो 24,400 के पास हो गया और हमारा दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24,500 के पास। अगर तीसरा रेजिस्टेंस देखेंगे तो 24,600 के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना अपने चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,500 और 24,600 के पास हमारा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। फिर उसके बाद हमें अब सपोर्ट कैसे क्रिएट करना है। सपोर्ट क्रिएट करने के लिए फिर से अब आएंगे सेंसेक्स बुल में और ऑप्शन चेन्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पुट ऑप्शंस में, यानी पुट ऑप्शंस में देखेंगे तभी हमें सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 47 लगभग 47 का वैल्यूम देखने को मिला है जो कि सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ पर 56 का भी देखने को मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर 56 पर कितने पर देखने को मिल रहा है, 24,000 पर। तो यहाँ पर हम जाके तुरंत 24,000 पर यहाँ पर अपना जो है सपोर्ट क्रिएट कर लेंगे। 24,000 किधर गया भाई, 24,000 24,000 24,000 24,000 यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट मिला है लेकिन ये काफी दूर है मार्केट से, हमें तो वन डे में ट्रेड करना है। तो हमारा यहाँ तक टारगेट आ जाए बहुत है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलेगा 24,000 के पास में हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा जो कि हमारा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो कुछ इस प्रकार से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल में सिखाने वाला हूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, उसके बेस पर हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब हम समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो आ जाते हैं कुछ अपने यहाँ पर, जहां पर मैंने सभी चार्ट क्रिएट कर रखा है और इसको थोड़ा से हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ से नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी मैं नीचे बोला हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें कुछ यहाँ पर लाइनें दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, जो हमारे स्ट्रेट लाइन है ये हमें प्राइस दिखाता है। क्या दिखाता है, प्राइस, मार्केट का प्राइस क्या है। और जो हमारा एक वर्टिकल लाइन है, जो हमारा वर्टिकल लाइन है हमें क्वांटिटी दिखाता है कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी है। और ये जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके बीच से लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा डिमांड है। क्या है, डिमांड है। अब इसको थोड़ा सा हम अपने चार्ट पर देखते हैं कि ये देखो कितना हद तक सही है। थोड़ा सा आ जाते हैं अपने चार्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया, ये मार्केट का जो है प्राइस है, क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस, मार्केट यहाँ पर गया। अब फिर देखो मार्केट जैसे नीचे आता है, यानी एक बेस पर आता है, यहाँ से फिर से मार्केट में थोड़ा सा डिमांड आती है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर से यहाँ पर मार्केट में डिमांड खत्म होने लगती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। थोड़ा सा इसको आगे हम समझेंगे ना तब हमको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि देखो अभी उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने डिमांड का तो अभी आपने थोड़ा सा ही चार्ट देखा है। जैसे ही आप पूरा देखते हैं ना तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखो अब क्या है कि जैसे ही हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। देखो मार्केट में ना, मार्केट में अगर मार्केट को चलना है तो मार्केट में दो लोग चाहिए। पहले क्या चाहिए, एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए। तभी मार्केट में मोमेंटम आता है, तभी मार्केट आगे के लिए मूव करता है। तो देखो मार्केट में हमें बायर्स भी चाहिए, सेलर्स भी चाहिए। अब बायर्स क्या करेगा, बायर्स तब खरीदेगा जब मार्केट में उसे सस्ता मिलेगा, और सेलर्स क्या करेगा, मार्केट में तब सेल करेगा जब उसे महंगा मिलेगा, यानी महंगा प्राइस, यानी उसे अच्छा प्राइस मिलेगा। तो देखो इसी को यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं। देखो जब एक कंज्यूमर होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट को बाई करने जाता है ना, तो उसको उस ऑब्जेक्ट में अफोर्डेबिलिटी देखता है ना, तब वो बाई करता है। देखो जब भी कोई सेलर्स अपना प्रोडक्ट सेल करता है ना, तो वहां पर अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखता है कि मार्केट में उसे उस वस्तु को सेल करके उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वही चीजें यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई में अप्लाई होता है, वही चीजें मार्केट में भी अप्लाई होता है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो मार्केट में देखो यहाँ पर ऊपर के साइड में प्राइस आपको दिख रहा होगा, नीचे के साइड में क्वांटिटी दिख रहा होगा, और ये जो हमारा ये जो लाइन आ रहा है ये हमारा डिमांड है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर पहला जो प्राइस है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपए का है। यहाँ पर जब हमें 100 रुपए का कोई वस्तु मिल रहा है तो हम यहाँ पर कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हमें मान लेते हैं जब हमें वही वस्तु 10 रुपए में मिल रहा है, तो हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगभग खरीद रहे हैं 10 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब मार्केट में तभी बाइंग होती है जब मार्केट में कंज्यूमर को क्या अफोर्डेबिलिटी होता है, जब मार्केट में अमर होता है उसे अफोर्ड कर रहे, तब वो मार्केट में ज्यादा बाइंग करता है। तो वही चीज मार्केट में भी है। देखो जैसे मार्केट को हम ओपन करते हैं ना, देखो मार्केट जब यहाँ पर हाई पर गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, यानी मार्केट में बाइंग करने की क्षमता कम हो गई। लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस बहुत हाई हो गया। प्राइस जब हाई हो गया तो मार्केट में कोई बाइंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, सेलिंग आने लगा। क्योंकि भाई जिसने यहाँ से बाइंग किया होगा यहाँ पर आके सेल किया होगा, तो यहाँ से फिर सेलिंग आने लगा। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ तक सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पर कुछ बायर्स फिर एक्टिव हुए। वहां पर लगने लगा कि जो ये प्राइस है हमारे लिए प्रॉफिट का काम कर सकता है, यानी हमें यहाँ पर कुछ सस्ता मिल रहा है। फिर से वहां पर बाई करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट को कुछ ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पर जब आया मार्केट ना, तो उन लोग को लगा नहीं यार हमें प्रॉफिट इतना बहुत है, और वहां से अपना पोजीशन कट करने लगे, और जो सेलर थे वो भी सेल करने लगे, अपना जो भी अपना उनका प्रॉफिट था वो उसे सेल करने लगे। फिर वहां से मार्केट नीचे आने लगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है। जब मार्केट में किसी भी कंज्यूमर को देखता है, मार्केट में वो जब भी परचेज करने आता है ना, तो पहले वो देखता है कि हमें यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तब वहां पर वो परचेज करता है। सेलर्स होता है वो क्या देखता है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, यानी अपना कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु पर। इकोनॉमिक के फादर एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो टू हैंड है। क्या है? वो टू हैंड है। टू हैंड कहने का मतलब क्या है कि वो एक बराबर हाथ है। जैसे मेरा हाथ है एक बराबर है। जब मार्केट में हमें लगेगा, यानी ये हाथ को जब हमें लगेगा इस हाथ से काम करना है तो हम इस हाथ से काम करेंगे, जब हमें लगेगा इस हाथ से काम करना है तो हम इस हाथ से काम करेंगे। तो वही एडम स्मिथ बताते हैं कि जो मार्केट यानी जो सप्लाई है और डिमांड है वो टू हैंड है। क्या है? टू हैंड है।
जब मार्केट में कंज्यूमर को लगेगा कि नहीं ये हमारे अफोर्डेबिलिटी में आता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तब कंज्यूमर उसे बाई करेगा, तब उसकी डिमांड करेगा। और सप्लायर क्या करेगा, जब उसे लगेगा कि नहीं ये मेरे कोई प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, हमें यहां से प्रॉफिट हो सकता है, तो जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, वहां पर सेल करेगा। तो कुछ इस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, वही चीजें मार्केट में काम करती है और उसी के बेस पर हम क्या बनाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। और हमें देखो बाइंग कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे सप्लाई के बारे में, तो हमारा जो सप्लाई का कर्व है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी जो हमारा सप्लाई का कर्व है कुछ ऊपर के साइड जाता हुआ दिखाई देगा और डिमांड का कर्व है जो हमें नीचे के साइड आता हुआ दिखाई देगा। और इनके बीच में जो लाइन कट करती है ना, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे अपने चार्ट पर। और इक्विलिब्रियम का काम क्या होता है, उसे हम अपने शेयर मार्केट में यानी स्टॉक्स मार्केट में कैसे यूज करते हैं बाई एंड सेल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि हमारा जो सप्लाई है कुछ हमें ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखाई देता है और डिमांड जो है हमें कुछ नीचे के साइड में आता हुआ दिखाई देता है। और मैंने आपको डिमांड भी अच्छे से समझाया कि डिमांड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी अभी बताया। अब यहाँ पर हम समझेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि मार्केट में इक्विलिब्रियम होता क्या है और इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ती है और इक्विलिब्रियम बनते क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई XYZ कोई प्रोडक्ट है ना, तो हमने क्या किया, पहले उसे 100 रुपए पर बाइंग करना स्टार्ट किया। क्या किया हमने, उसे 100 रुपए पर बाइंग करना स्टार्ट किया। तो हमने कितना क्वांटिटी बाई किया, यहाँ पर 100 रुपए पर अगर बाइंग करते हैं तो हम कितना क्वांटिटी बाई किए। यहाँ पर अगर हम 100 रुपए बाई करते हैं तो हम एक क्वांटिटी बाई करते हैं, है ना। लेकिन यही जब प्राइस घट के 10 रुपए आ जा रहा है तो हम यहाँ पर कितना बाइंग कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। यानी जब मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस घट रहा है तो हमारा जो अफोर्डेबिलिटी है बढ़ जा रहा है, यानी हमने जो जहां एक क्वांटिटी लेना था वहां पर 10 क्वांटिटी ले रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से मार्केट में भी यानी शेयर मार्केट में भी काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक फिक्स प्राइस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्राइस है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है क्या कि ये जो है एक हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर डिमांड जो है वो डिमांड को भी कट कर रहा है और यहाँ पर जो सप्लाई है वो सप्लाई को भी कट कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे जब मार्केट में कोई प्राइस आता है ना, देखो मान लो कि यहाँ पर क्या है 50 रुपए का मिला है। अब यहाँ पर हम कितना क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, 5 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। जब हमें 50 रुपए का मिला तो हमने कितना क्वांटिटी बाई किया, 5 क्वांटिटी बाई किया। अब हम समझते हैं अपने शेयर मार्केट में। तो देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब देखो मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहां से जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया तो यहां पर हमें महंगा में मिलने लगा, तो यहां पर हमने क्या किया, बाइंग नहीं किया। तो मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। अब जैसे ही नीचे आया, एक मेजर पॉइंट पर आया, तो यहां पर क्या किया, हमें क्या किया, एक मार्केट ने अफोर्डेबिलिटी दिखाई कि यहां पर हमें बाइंग करना चाहिए। तो यहां पर जैसे हमने बाइंग किया तो यही जो जोन है ना, ये इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पर हम अपना कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। यानी यही चीज यहां पर हमें सीखने को मिला है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। आई होप कि आप सभी को ये मार्केट एनालिसिस की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर आपको सभी एग्जांपल के साथ बताया कि आप मार्केट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और हम मार्केट में जब भी आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते क्यों है, उनके बनने का कारण क्या है और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। मैं हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं लगा होगा, ज्यादातर समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको जो ये टेक्निकल एनालिसिस है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैसे क्रिएट किया। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, हमें डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। अगर हम डेली ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो हमें कैसे ऑप्शन चेन के थ्रू हमें यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। हमें जैसे प्रीवियस डे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो कैसे हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। फिर वीकली डेली पर हमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई। तो कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को जो भी लाइक सब्सक्राइब करता है और अपना जीमेल आईडी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है, मैं उसको अपनी तरफ से अपने बुक का पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दिया गया है। बहुत ही बेटर बुक है। मैंने अपने बुक में जो है ना
कैंडल स्टिक को बहुत अच्छे से समझाया है और उसमें इंडिकेटर्स के बारे में भी एनालिसिस कराया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।